गुड इवनिंग बच्चों। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश क्लास 12th कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका अभिनंदन है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आपका टॉपिक कंप्रेहेंशन पैसेज या कह सकते हो अनसीन पैसेज चल रहा था। वो आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, तो आज आपका टॉपिक नोट मेकिंग एंड समरी, नोट तैयार करना, सारांश लिखना। सब्जेक्ट इंग्लिश, कंपल्सरी, क्लास 12th, कक्षा 12, इंग्लिश कंपल्सरी। नया टॉपिक है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एंड समरी, नोट तैयार करना और सारांश लिखना। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको आएगा कंप्रेहेंशन पैसेज, कहने का मतलब अनसीन पैसेज, ऐसा पैसेज, ऐसा गद्यांश जो अपठित है। वो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। उसमें आपको 6 प्रश्न, 3 वोकैबुलरी, 9 अंकों की आएगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, वो भी पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। उस पैसेज का आपको नोट तैयार करना है, नोट बनाना है। नोट का मतलब जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में अपने सब्जेक्ट की कॉपी करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो उसको हम लिखते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते, नहीं बोलते कि बायोलॉजी के नोट्स हैं, केमिस्ट्री के नोट्स हैं, फिजिक्स के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, जो भी है। तो बच्चों, वही नोट्स हैं। नोट्स का मतलब किसी विस्तार में दिए गए गद्यांश का पॉइंट्स बनाते हुए, बिंदु तैयार करते हुए हम यहाँ नोट बनाते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, उसी को नोट मेकिंग कहते हैं। और इसके बगल में जो लिखा हुआ शब्द है वो है समरी। समरी का मतलब होता है सारांश। सारांश, सार, छोटा रूप। किसी गद्यांश का, बड़ा गद्यांश है, पैसेज है, उसको हम छोटे उसमें लिखें, यानी कि उसका सार लिखें, उसका तत्व लिखें, उसकी आत्मा को हम लिखें कि ये पैसेज क्या बताना चाहता है, वॉट द मैसेज वांट टू कन्वे हियर। ये पैसेज में कौन सा मैसेज देना चाहता है, वो हम यहाँ समरी में लिखते हैं, सारांश में लिखते हैं। इसलिए 4 अंकों का नोट आता है इसी गद्यांश का, और उसी गद्यांश का आपको 2 अंकों का सारांश लिखना है। ये टोटल 6 अंकों का ये दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा। टोटल 6 अंकों। 6 अंकों के दूसरे क्वेश्चन में आपको गद्यांश आएगा, उस गद्यांश का नोट तैयार करना और उसी गद्यांश का आपको सारांश लिखना है। ठीक है? किसी विस्तृत पैसेज, कह सकते हो गद्यांश, का छोटा रूप, बिंदुओं, जिसको कहते हैं मेन पॉइंट्स,
बनाकर लिखना नोट मेकिंग कहलाता है। कहने का मतलब हमें एक गद्यांश दिया हुआ आएगा, उस गद्यांश का हम छोटा रूप लिखेंगे, लेकिन उस छोटे रूप को भी हम पॉइंट्स बना के लिखते हैं, बिंदु बना के लिखते हैं, मतलब उस गद्यांश के मेन पॉइंट्स को लिखेंगे। और यदि उन मेन पॉइंट्स को किसी व्यक्ति को यदि आप बताते हो तो वो व्यक्ति उन मेन पॉइंट्स की बातों को समझ करके पूरे गद्यांश को लिख सकता है या बता सकता है गद्यांश में ये चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं आपको उदाहरण के तौर पर हमारे देश में या संसार में कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो बहुत सारी समस्याएं लिखी गई हैं। एक पूरा गद्यांश लिखा है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का पॉइंट्स बनाते हो तो आप कैसे बनाओगे? सामाजिक प्रॉब्लम, अब उसमें समाज की समस्या आएंगी, आर्थिक समस्याएं, उसमें लेन देन, अर्थव्यवस्था, पैसे की समस्याएं अपन लिखेंगे, ठीक है। राजनीतिक प्रॉब्लम, तो उसमें राजनीतिक चीज़ें लिखेंगे। जब गद्यांश में जबकि ये तीनों चीज़ें आई हुई हैं एक साथ, और हम पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये 3 पॉइंट्स बन गए। ये और बात है कि इन 3 पॉइंट्स के नीचे अन्य पॉइंट्स भी आ जाते हैं। मैं आपको यहाँ बताऊंगा किस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं। नीचे लिखिए, किसी गद्यांश यानी पैसेज का नोट तैयार करते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों ये पैसेज जो दोनों हैं, क्वेश्चन आंसर वाले और ये नोट मेकिंग वाले, ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? वही है, सर्वप्रथम किसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक व तेजी से पढ़ें। पहला, और ये वास्तविकता है, जब तक आप गद्यांश नहीं पढ़ोगे, गद्यांश क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उस चीज़ की जानकारी हमें नहीं मिलेगी। ध्यान से पढ़ना है और तेज़ी से, रैपिडली का मतलब तेज़ी से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों हमारे पास एग्ज़ाम में एक सीमित समय होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गद्यांश दे दिया, नोट्स तैयार करवा रहा है, आप सुबह से लेकर शाम तक उसको पढ़ते जा रहे हो, फिर भी आप नोट्स तैयार नहीं कर रहे। एक सीमित समय होता है, उस सीमित समय में आपको वो नोट तैयार करना है। पैसेज पढ़ने के बाद उचित शीर्षक लिखें। बच्चों हमने गद्यांश पढ़ लिया और गद्यांश पढ़ने के बाद हमें शीर्षक लिखना है, टाइटल लिखना है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। अब ये प्रॉब्लम आता है कि गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, पता नहीं चल पाता है। बच्चों एक ऐसा थीम तलाश कीजिए, उसमें एक ऐसी विषय वस्तु तलाश कीजिए अपने गद्यांश में जो विषय वस्तु गद्यांश बताना चाहता है।
देयर कैन बी मोर देन वन टाइटल्स ऑफ ए पैसेज। किसी गद्यांश की बात करते हैं, किसी गद्यांश के एक से ज़्यादा शीर्षक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यह गद्यांश लिखा रहा हूँ, मैंने उसका शीर्षक लिख दिया और मैंने जो लिखा है वही शीर्षक है, ऐसा नहीं है। एक गद्यांश के कई शीर्षक हो सकते हैं। आप गद्यांश का शीर्षक लिख रहे हो, वो भी हो सकता है, वो भी सही है, लेकिन उचित होना चाहिए। किसी गद्यांश में प्रदूषण के ऊपर बताया गया तो पॉल्यूशन या पॉल्यूशन ए चैलेंज, पॉल्यूशन ए प्रॉब्लम, ठीक है, पॉल्यूशन ए बर्निंग प्रॉब्लम, ये शीर्षक होगा। बात पॉल्यूशन के ऊपर गद्यांश आया हुआ है, गद्यांश में प्रदूषण की बातें बताई गई हैं और आप उसका शीर्षक दे रहे हो ब्लैक मनी, तो वो गलत है, ये ध्यान रखना। उचित शीर्षक लिखें। शीर्षक के नीचे नोट बनाना प्रारंभ करें। जिसे पॉइंट्स बनाकर लिखें। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये इसके पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। या जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखें, या A, B, C, D, इस तरीके से। भाई आपका गद्यांश आ गया, गद्यांश में पहली पंक्ति में आपने पढ़ा, वहाँ कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, कोई मुख्य बिंदु दिया गया है। नहीं दिया गया तो अगली लाइन पर जाइए, पहली पंक्ति पूरा छोड़ दीजिए। दूसरी पंक्ति में कुछ नहीं दिया गया तो उसको भी छोड़ दीजिए। आपको 4 पंक्ति तक भी कोई मेन पॉइंट्स की बात उसमें नहीं दी गई, कोई बात नहीं, चारों लाइन छोड़ दीजिए आप और आगे बढ़िए। और जहाँ कहीं भी पॉइंट्स आपको मिलता है उसको 1 नंबर डाल करके उसके बारे में लिखिए। कैसे लिखेंगे बताऊँगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है तो 2 नंबर डालकर लिखना है। तीसरा आता है 3 नंबर डाल के लिखना है। यदि आप 1, 2, 3 नहीं डालना चाहते हो तो इसको ABCD में लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्षक। अगला है मेन पॉइंट्स, या टाइटल के नीचे उपशीर्षक, यानी ब्रैकेट में लिखोगे सब टाइटल, लिखते हैं। अगला है उपशीर्षक के नीचे उपशीर्षक, यानी कि सब टाइटल लिखते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, ये केवल समझने हैं। बाकी मैं आपको गद्यांश लिखाऊंगा तब समझाऊंगा, तब समझ में अच्छे से आएगा। दूसरी बात करते हैं, सब टाइटल उपशीर्षक को रोमन संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट लगा दीजिए और सब टाइटल को यानी उपशीर्षक को ABCDE डॉट डॉट बनाकर लिखें। ठीक,
मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। यह बात करते हैं बच्चों शीर्षक और उपशीर्षक की। किसी गद्यांश की पहली या दूसरी या किसी भी पंक्ति में मेन पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि अभी बात कर रहा था मैं पॉल्यूशन के बारे में ही। पॉल्यूशन मैंने आपको लिखाया अभी है, गद्यांश तो नहीं है लेकिन वो आपका आर्टिकल स्पीच में है। पॉल्यूशन के बारे में दिया गया है, उसमें 3 प्रकार के पॉल्यूशन हैं। तो पहला पॉल्यूशन कौन सा? एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों एयर पॉल्यूशन ये क्या हो गया आपका मेन पॉइंट। इसको आप 1 2 3 4 अंकों में लिख सकते हो, आप बड़ी ABCD में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा हो गया आपका वाटर पॉल्यूशन, तीसरा हो गया आपका नॉइज पॉल्यूशन। अब उपशीर्षक सब टाइटल, ध्यान से सुनना है आपको। सब टाइटल क्या है? जैसे एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं, उसमें सब टाइटल आ जाएगा, उसको आप रोमन संख्या में लिखोगे। जैसे कि बच्चों मैंने लिख दिया एक क्या लिख दिया? टेंस। इस एक, ये तो हो गया मेन पॉइंट। इस एक के नीचे मैंने रोमन संख्या में लिख दिया, ये हो गया आपका सब टाइटल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। ऐसे या टेंस लिखने की जरूरत नहीं, पीछे केवल क्या लिख दीजिए? प्रेजेंट, पास्ट और कौन सा? फ्यूचर। इसके बाद दूसरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब टाइटल की बात करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो इसमें ही ए बनाकर क्या लिखोगे आप? सिंपल। बी बना के क्या लिखोगे? कंटिन्यूअस। सी बना क्या लिखोगे? परफेक्ट। डी बना के क्या लिखोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे तो ये आपका क्या हो गया? नोट। इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे कब? ये मैंने आपको समझाया है। इसको कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे? जब आपको टेंस के बारे में रिटर्न में दिया गया है। जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, 1 इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस, दीज ऑल टेंसेज, है ना। ये लिखना है हैव 4 पार्ट्स ईच, ये सभी टेंस प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, ये आपको उसमें लिखना है। ऐसा लिखा हुआ आता गद्यांश के रूप में, तो ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं। मैं जब गद्यांश लिखूंगा तो आपको ये नोट समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, नोट बनाते समय संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग अवश्य करें। जैसे ब्यूटीफुल को बीफुल, या हैंडसम को इस तरीके से, या यूनाइटेड किंगडम को यूके, ठीक है। यूएसए को, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, को यूएसए, जिन्हें एब्रिविएशन कहते हैं, नोट की समाप्ति पर एब्रिविएशंस को एक
बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों आपका नोट का। इसमें एक सेंटेंस और लिखेंगे, जब कभी भी आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो एक तो कर्ता का दोहरान ना करें, जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग नेम्ड, कोई भी आप राजा का नाम लगा दीजिए, विक्रमादित्य, ठीक है। तो आपने ऊपर पॉइंट्स लिख दिया विक्रमादित्य, अब नीचे लिखा हुआ विक्रमादित्य के बारे में ही वॉज ब्रेव, वह बहादुर था। तो नीचे आपको ही वॉज ब्रेव नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, ब्रेव। ना ही लिखना है ना वॉज लिखना है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एक लास्ट पंक्ति लिख दीजिए नोट मेकिंग में, नोट बनाते समय कर्ता का दोहरान या किसी शब्द का दोहरान ना लिखें। नोट में हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, प्रोनाउन, प्रोनाउन माने सर्वनाम, मॉडल्स वह अनावश्यक प्रपोजिशन या डिटरमाइनर्स न लिखें। हाँ, जहां आवश्यकता होती है वहां लिख सकते हो। बाकी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, मॉडल एक ही बात है। हेल्पिंग और मॉडल, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल इनको आप बिल्कुल ना लिखें। सहायक क्रिया, मॉडल और प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग आप नोट्स बनाते समय बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये आपका नोट्स बनाने के नियम हैं, किस किस तरीके से हमें नोट्स तैयार करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ इस नोट मेकिंग का आपको एक गद्यांश लिखा देता हूँ छोटा सा। मैं आशा करता हूँ आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मिटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। बच्चों पहले मैं गद्यांश लिखा देता हूँ, उस गद्यांश का नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद फिर अपन समरी सारांश के कुछ नियम लिखेंगे और उसके बाद अपन उस गद्यांश का सारांश या समरी भी लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना 4 अंकों का 4 नंबर का आपका नोट्स आता है और 2 अंकों का आपका क्या आता है, समरी आता है। नोट मेकिंग एंड समरी, नोट मेकिंग और सारांश।
पैसेज नंबर 1 बच्चों, गद्यांश इसका मैं अलग लिखा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना है नोट मेकिंग और समरी या फिर आपके क्वेश्चन आंसर, मतलब गद्यांश वाला जो भाग है, ये दोनों ही पैसेज आपके प्रैक्टिस मांगते हैं। इन दोनों ही गद्यांश में आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए थोड़ा सा, मैं यहाँ आपको पैसेज लिखवा देता हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अपने पास कोई पासबुक या और गद्यांश वगैरह हों, उनका प्रैक्टिस करना है। हालांकि मैं 1 2 3 जो भी होंगे वो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करा दूँगा, ऑनलाइन भी करा दूँगा, और ऑनलाइन आपका रिवीजन के समय भी करवाए जाएंगे। पिछली बार भी रिवीजन अलग से करवाया था ऑनलाइन क्लासेज में भी, मतलब आपका ऑफलाइन के अलावा भी जैसे चैप्टर करवाए थे। पिछली बार क्या हुआ था, चैप्टर्स में अलग से अंदर से क्वेश्चन के लिए पैटर्न दे दिया था। हालांकि पेपर तो नहीं लगे थे, लेकिन जो बोर्ड मॉडल पेपर का पैटर्न था उसमें यह था कि अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो वो पहले तो था नहीं, लेकिन बाद में पैटर्न दिया था, तो पूरा का पूरा रिवीजन फिर प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑनलाइन करवाया था। और ऑफलाइन क्लासेज में तो ये करवा ही जाएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका पैसेज में प्रारंभ कर रहा हूँ। मैगस्थनीज लिखा हुआ है बच्चों। वॉज ए ग्रीक ट्रेवलर। आप जानते हो मैगस्थनीज के बारे में? शायद नहीं, शायद जानते भी हैं। मैगस्थनीज यूनान का था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब दूसरा प्रश्न बनता है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? हालांकि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहते हैं, हालांकि भारत को नहीं जीत पाया था। इंग्लिश में कहते हैं उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर राजदूत था मैगस्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को भारत भेजा था राजदूत के रूप में। हालांकि सेल्यूकस निकेटर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उसको नहीं जीत पाया था, और उसके बाद 500 हाथी लेकर के वो यहाँ से चला गया और अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने की थी, जिसको ऐसा मानते हैं कि वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शादी थी। तो मैगस्थनीज वही था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है। इतिहास को देखा जाए तो केवल 3 साक्ष्य ऐसे हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। एक स्तंभ या शिलालेख अशोक ने लिखे थे, दूसरा कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, और तीसरा मैगस्थनीज की एक पुस्तक इंडिका। बट माइंडेड, द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ। इंडिका पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। कुछ टुकड़े इसके जरूर उपलब्ध हैं जो यूनान में हैं, और उन यूनान वासियों ने उन्हीं टुकड़ों को जोड़ करके ये पता लगाया था कि मौर्य साम्राज्य ऐसा था। इसने मैगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था अपनी पुस्तक में। ही केम टू इंडिया इन 322 BC। 322 BC मतलब समझते हो आप BC का? BC और AD 2 शब्द हैं, शायद मैं आपको बता चुका हूं। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और AC का मतलब होता है आफ्टर द डेट। मतलब कहने का
ईसा मसीह से पूर्व और ईसा मसीह के बाद। आपने बच्चों कई बार सन देखे होंगे लिखे हुए, तो सन कैसे लिखे रहते हैं? एक तो लिखे रहते हैं ईसवी पूर्व और एक लिखे रहते हैं केवल ईसवी। तो अब जो सन चल रहे हैं 2021 चल रहा है, ये ईसवी पूर्व नहीं है, ईसवी है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो सन थे उनको कहते हैं ईसवी पूर्व। ऐसे यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 2021। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो सन है इनको बोलेंगे हम ईसवी, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईसवी में, ईसवी पूर्व नहीं हुआ था। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं थीं उन घटनाओं को हम ऐसे बोलते हैं माइनस में, ईसवी पूर्व बोलते हैं। जैसे कि आप इसकी बात करते हैं, मैगस्थनीज भारत में 322 में आया था, और आपको पता है गया कब था? 322, 14 वर्ष, 308, 305 में ये चला गया था। अब आपको लग रहा होगा उल्टा कैसे चला गया? 322 में आया, 5 में चला गया। 5 में आता और 22 में जाता तो ठीक है, लेकिन बच्चों इधर ईसवी पूर्व होते हैं, बीसी होते हैं, वो माइनस में चलते हैं। किसी का जन्म यदि 2021 में हुआ है तो उसकी मृत्यु 1921 में होगी, मतलब 100 साल बाद। और अभी अपन ईसवी में कैसे करेंगे? 2021 में जन्म हुआ है तो फिर 2121 में जाकर मृत्यु होगी 100 साल बाद। तो ये बीसी और एडी हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया इन 322 बीसी। He was the ambassador of Alexander the Great. सिकंदर महान, इस ग्रेट में जी कैपिटल बना सकते हो आप, क्योंकि नाम के साथ आता है। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्बेसडर था, राजदूत था। He wrote a book named Indica. उसने रोट लिखी ए बुक, एक पुस्तक, नेम्ड नाम की, किस नाम की? इंडिका नाम की पुस्तक उसने लिखी। द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ। ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, बट some pieces are available. लेकिन इस पुस्तक के कुछ टुकड़े उपलब्ध हैं, कुछ पीसेज हैं, कुछ टुकड़े हैं अभी भी इस पुस्तक के उपलब्ध हैं। द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ, अब ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, बट सम पीसेज आर अवेलेबल, लेकिन कुछ टुकड़े हैं वो इस पुस्तक के अभी भी क्या हैं? उपलब्ध हैं। नेक्स्ट लिखते हैं। द बुक्स नहीं, बुक लिखना है। डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है, अबाउट मौर्य एम्पायर इन इंडिया। ये पुस्तक भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है, वर्णन करती है, डिस्क्राइब्स करती है। सेल्यूकस निकेटर
was the general of Alexander. सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? वाज द जनरल माने सेनापति था, ऑफ अलेक्जेंडर किसका? अलेक्जेंडर का सेनापति था, मतलब सिकंदर का सेनापति था। ही केम टू इंडिया, वह भारत आया। ही वांटेड, वह चाहता था, टू कैप्चर, कब्जा करना चाहता था, सम इंडियन टेरिटरी। बच्चों ये गद्यांश है, अभी मैंने आपको नोट्स नहीं लिखाया है ना समझाया है, ये गद्यांश है। पहले गद्यांश लिखते हैं, गद्यांश का हिंदी अर्थ समझते हैं, गद्यांश क्या कहना चाहता है वो देखते हैं, फिर इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे किस प्रकार से आपको मेन पॉइंट्स इसमें बनाने हैं। ही वांटेड, वह चाहता था, टू कैप्चर माने कब्जा करना चाहता था, सम इंडियन टेरिटरीज, कुछ भारतीय क्षेत्रों को कब्जा करना चाहता था। बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, वह इस कार्य में सफल नहीं हुआ। सो ही सेंट, इसलिए उसने भेज दिया, मैगस्थनीज, to the court of Maurya Emperor चंद्रगुप्त। मौर्य शासक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। यहाँ मौर्य पहले लिखा हुआ है, मौर्य सम्राट, तो चंद्रगुप्त के पीछे मौर्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लिख सकते हो, मैगस्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आप ऐसे लिख सकते थे, दो बार या मौर्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। मैगस्थनीज described two rivers, the Ganga and the Jamuna, in his book, अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक? इंडिका में उसने दो नदियों का उल्लेख किया था, कौन कौन सी? द गंगा और द जमुना। ही डेस्क्राइब, उसने वर्णन किया, किस चीज का वर्णन किया था? ही डेस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया, द ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का जिक्र किया था, वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद इन धर्मशालाओं का जिक्र किया, वेल्स, कुओं का जिक्र किया, स्टेप वेल्स, बावड़ियों का जिक्र किया,
या वर्णन किया इन द बुक, इस पुस्तक में। बच्चों स्टेप वेल्स का मतलब होता है बावड़ियाँ। बावड़ियाँ वो नहीं, वो औरतें पागल हो जाती हैं उसको बावड़ियाँ। स्टेप वेल्स का मतलब ऐसे कुएं जो सीढ़ीदार होते हैं उनको बावड़ी बोलते हैं। तो यहाँ स्टेप वेल्स लिखा हुआ, स्टेप माने सीढ़ी नुमा और वेल्स माने क्या होता है, कुएं। ऐसे कुएं जिनमें सीढ़ी लगी हुई होती हैं, ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर। उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते हैं और वहाँ से पानी लाते हैं या स्नान करते हैं। जगह जगह, विशेषकर राजस्थान की बात करते हैं तो हम राजस्थान में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। ये बावड़ियाँ जगह जगह, नगर नगर और विशेषकर किलों के अंदर, महलों के पास ज़्यादा है। इसी में दौसा में आवानेरी एक जगह है बांदीकुई के पास, वहाँ की बावड़ी, आवानेरी की बावड़ी है जो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में प्रसिद्ध है। आवानेरी की बावड़ी गुर्जर प्रतिहार शासकों ने उसको बनवाया था, ऐसा बताते हैं। तो ये स्टेप वेल्स हैं। तो इन स्टेप वेल्स का भी जिक्र किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का जिक्र किया था। इंस का मतलब होता है बच्चों धर्मशालाएं। उन देशों में ऐसी चीज़ें पहले थी नहीं। भारत एक ऐसा समृद्धशाली राष्ट्र था। आप सोच सकते हो कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था कलकत्ता से अमृतसर तक, बाद में ये ग्रैंड ट्रंक रोड का फिर जीर्णोद्धार करवाया था शेरशाह सूरी ने, बनवाया था ये। लेकिन ये ग्रैंड ट्रंक रोड का सही मायने में तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उस समय। तब उस समय ये अन्य देशों में व्यापार के मार्ग थे, चीन से व्यापार चला करता था भारत होकर के, और ये एक रूट कहलाता था, एक रास्ता कहलाता था, उसको रेशम मार्ग कहते थे, रेशम रूट कहते थे, सिल्क रूट कहते थे उसको। सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं। तो ये उस समय की बात है। उन्होंने यहाँ गुड़ का जिक्र किया था बच्चों। विदेशों में गुड़ नहीं होता है। उन्होंने बताया था अपनी पुस्तक में कि भारतवासी कितने आगे सिविलाइजेशन पहुँच गई है उस समय। 322 BC, मतलब कहने का आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने जिक्र किया था कि भारत की सिविलाइजेशन इतनी आगे पहुंच चुकी है कि शहद को मधुमक्खियां बनाती हैं, भारत के लोग शहद बनाते हैं, मतलब गुड़ का जिक्र किया था उन्होंने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। सेल्यूकस निकेटर gave his daughter Helena to चंद्रगुप्त मौर्य। मैं थोड़ा सा, आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा है, एक पंक्ति और लिखानी है ना, ऊपर नहीं लिखा पाऊंगा। गेव हिज डॉटर हेलेना टू, नजर आ रहा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य इन मैरिज, शादी में। चलिए इस पैसेज को आप इतना रहने देते हैं, अपन नोट्स बनाते हैं, लेकिन उससे पहले इस पैसेज का, इस गद्यांश का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। मैगस्थनीज वॉज ए ग्रीक ट्रैवलर। मैगस्थनीज एक ग्रीस का, यूनान का, एथेंस का यात्री था। जिस प्रकार भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदू घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज के लोग थे वो सैको है बोलते थे, इसीलिए सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को सिंधु या हिंदू, सिंधुस्तान, सिंधुओं का स्थान, सिंधु नदी का स्थान, और वो क्या बोलते थे, सैको है बोलते थे, हिंदुस्तान। अब हम बात करते हैं इसकी, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, विकसित सभ्यता थी।
और यूरोपियन कंट्रीज मानते हैं तो वहाँ ग्रीक की सभ्यता, रोमन सिविलाइजेशन, रोम की सभ्यता। अफ्रीका में मानते हैं तो वहाँ की बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता, ठीक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान, इराक, दजला फरात नदी के आसपास। तो यहाँ ये सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो ग्रीक ट्रैवलर मतलब यूनानी यात्री था, पहले यात्राएं करते रहते थे, एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे। ही केम टू इंडिया, भारत आया था इन 322 BC, 322 BC में भारत आया था। बच्चों ये उस समय की बात है जब भारत में बौद्ध विचारधारा और जैन विचारधारा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था अपने जीवन के अंतिम समय में, और अपने जीवन के अंतिम समय में ही मान के चलिए अशोक ने भी, या अपने युद्ध के अंतिम युद्ध में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध विचारधारा अपनाई थी। तो हम बात करते हैं कि इस समय ये दोनों ही रिलीजन, दोनों ही मत, दोनों विचारधारा अपने एक पीक पर थी। इन्होंने संरक्षण दिया था इनको, ठीक है। 322 BC में ही वॉज द एम्बेसडर, वह राजदूत था ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सिकंदर महान का राजदूत था। ही रोट ए बुक, उसने एक पुस्तक लिखी थी, नेम, जिसका नाम क्या था, इंडिका। ध्यान रखना है बच्चों, मेन पॉइंट इसमें मैगस्थनीज है, अभी दूसरा मेन पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट्स आ गया है। द बुक माने कौन सी पुस्तक, इंडिका पुस्तक। नॉट इज नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, नाउ मन अब। यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट शुरू हो गया, क्योंकि कर्ता चेंज हो गया है इस जगह पे। और कभी कभी क्या होता है बच्चों, मैंने तो इसमें सभी सेंटेंसेज को नोट मेकिंग के हिसाब से ही लिखा है। आपके गद्यांश में ऐसे सेंटेंस, ऐसे लाइन भी आएंगी जो आपके मेन पॉइंट से मेल नहीं खाती हैं, आपको वो पंक्ति नहीं लिखनी है अपने नोट्स में। एक पंक्ति, दो पंक्ति, चार पंक्ति, 6 पंक्ति, कभी कभी 6-6, 7-7 लाइन निकल जाती हैं और हमें एक भी पॉइंट नहीं मिलता है, तो आपको वो पंक्ति बिल्कुल नहीं लिखनी है। द बुक इज नॉट अवेलेबल नाउ, ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है, बट लेकिन सम पीसेज आर अवेलेबल, कुछ टुकड़े जरूर उपलब्ध हैं, अवश्य उपलब्ध हैं। द बुक, यह पुस्तक डिस्क्राइब्स, वर्णन करती है अबाउट मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। इन इंडिया, भारत में सेल्यूकस निकेटर वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? द जनरल माने सेनापति था, अलेक्जेंडर माने किसका? सिकंदर का सेनापति था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ नहीं आ पाए थे वो, भारत में झेलम नदी के किनारे ही रुक गए थे, भारत में झेलम नदी पर ही रुक गए थे। भारतीय सेना ने उनको वहीं रोक दिया था, भारत को कभी नहीं जीत पाए थे, फिर भी अलेक्जेंडर को विश्व विजेता कहते हैं। सेल्यूकस निकेटर वाज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर का सेनापति था। जनरल माने होता बच्चों सेनापति। अब मैं इन शब्दों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसे गद्यांश हैं आपके, उसमें आ सकते हैं, किसमें? पहले वाले पैसेज में आ सकते हैं, और आपसे इनका पर्यायवाची पूछा जा सकता है। ही केम टू इंडिया, वह भारत आया था। ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, टू कैप्चर, कब्जा करना, सम, कुछ इंडियन टेरिटरीज, भारतीय क्षेत्रों को कब्जा करना। टेरिटरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षेत्र, एरियाज, ध्यान रखना। बट लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सका। सक्सीड वर्ब है आपकी, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, SUCCED। सो इसलिए ही सेंट, उसने भेजा, मैगस्थनीज को भेजा था, टू द कोर्ट, दरबार में, ऑफ मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त, या टू चंद्रगुप्त मौर्य, और अपोस्ट्रोफ एस लगा करके कोर्ट लिख सकते हो, या टू द मौर्यन कोर्ट कुछ लिख सकते हो। मैगस्थनीज डिस्क्राइब टू रिवर्स, मैगस्थनीज ने 2 नदियों का जिक्र किया था, द गंगा एंड द यमुना। मैंने जमुना लिख दिया क्या? यमुना लिखिए, इसको जे बना दिया, यमुना लिखो बच्चों, यमुना, यमुना लिखना है, जमुना नहीं लिखना है।
सॉरी फॉर दैट, जे आ रहा था उसमें माइंड में। जमुना तो एक उसका अपभ्रंश हो गया, यमुना कहते हैं, यमराज की बहन मानते हैं यमुना नदी को। यमुना इन हिज बुक, अपनी पुस्तक, ही डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया, द ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब जीटी रोड का वर्णन किया था, ठीक है। और किसका वर्णन किया था? इंस, धर्मशालाओं का वर्णन किया था, वेल्स, कुओं का वर्णन किया था, स्टेप वेल्स, बावड़ियों का वर्णन किया था, इन द बुक, मान के इसमें ऐसे पुस्तक में वर्णन किया था। सेल्यूकस निकेटर गेव हिज डॉटर, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को दिया था, हेलेना को, टू चंद्रगुप्त, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, इन मैरिज, मान शादी में, वैसे नहीं दिया था, शादी में दिया था, वो इन मैरिज लिखा हुआ है बाद में। और इसके बदले में यहाँ भारत में 500 हाथी दिए थे। उसके बदले भारत में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पहले से ही घोड़ों की संख्या नहीं थी। घोड़े यहाँ अरब कंट्रीज से मंगवाए जाते थे और हाथी यहाँ से जाते थे। भारत एक ऐसा देश है, भारत और अफ्रीका, ये दोनों ऐसे देश हैं जहाँ शेर मिलते हैं, अन्य किसी देश में शेर नहीं मिलते हैं। जनरल उसमें शेर अन्य किसी देश के जंगलों में नहीं मिलते हैं, टाइगर मिल जाएंगे, लेकिन रियल जो शेर हैं, लॉयन हैं, वो अफ्रीका और यहीं मिलते हैं केवल। और यहीं से फिर दूसरी जगह उनको प्रवास करवाया गया था, दूसरे देश के जंगलों में प्रवास करवाया गया था। तो बच्चों, ये आपका पैसेज हो गया। इसका नोट्स कैसे तैयार करते हैं, कैसे इसका नोट्स बनाते हैं, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी की यदि मैं क्लास में आपको बताता हूं तो कम से कम इसका नोट्स तैयार करने में कम से कम 30-35 मिनट का और समय लगेगा। तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगी। इतनी लंबी क्लास में आप बोरियत महसूस करोगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं साइड में हट गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बच्चे को ये सेंटेंस नज़र नहीं आ रहा तो मैं फिर बोल देता हूँ, टू चंद्रगुप्त मौर्य इन मैरिज। ठीक है बच्चों, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने सब्जेक्ट्स की ओर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक अलग महत्व होता है। आगे चल कर के जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो और उसमें यदि कोई सब्जेक्ट आता है और वो सब्जेक्ट आपने अपनी एकेडमिक क्लासेज में अच्छे से नहीं पढ़ा है, तब आपको पता चलता है कि काश मैं इस विषय को बहुत अच्छे से एकेडमिक क्लासेज में, शैक्षणिक कक्षाओं में, या माने 12वीं तक कक्षाओं में पढ़ लेता तो मुझे आज यहाँ इतनी परेशानी नहीं आती। तो चलिए बच्चों, मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मेहनत कीजिए बार बार, मेरे पास और दूसरा कोई शब्द नहीं है। मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मीन्स क्रिएट इंटरेस्ट इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर माइंड फॉर लर्निंग। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंटरेस्ट जागृत कीजिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का जो मेन हाईवे है वो इंटरेस्ट है और सेल्फ एनकरेजमेंट है, आत्म प्रोत्साहन है। ठीक है बच्चों, नमस्कार।